यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका विवरण हमने पढ़ लिया था। उसके बाद विश्व के जो 4 महासमुद्र थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो विश्व का महासमुद्र है वह है एशिया महासमुद्र। एशिया महासमुद्र। दूसरा है यूरोप महासमुद्र। तीसरा है अफ्रीका महासमुद्र। और चौथा महासमुद्र है अमेरिकन महासमुद्र। जो विश्व की जनसंख्या है वह इन 4 महासमुद्रों में निवास करती है। सबसे पहला है एशिया महासमुद्र। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासमुद्र है। एशिया महासमुद्र दुनिया का सबसे बड़ा महासमुद्र है और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। एशिया महासमुद्र को 3 उपभागों में बांटा जाता है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। यह एशिया महासमुद्र विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महासमुद्र है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महासमुद्र में निवास करती है और उसमें भी दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देश आते हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देश आते हैं। दक्षिण एशिया में एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, इंडोनेशिया, आदि देश आते हैं। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया ये देश आते हैं। एशिया महासमुद्र दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महासमुद्र है, सबसे पुराना महासमुद्र है। इस महासमुद्र में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस महासमुद्र को 3 उपविभागों में बांटा जाता है, जिसमें दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देश इसमें आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देश आते हैं। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया देश आते हैं। एशियन महासमुद्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज्यादा है। लगभग 2% से भी अधिक यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि एशिया में जो मिट्टी है वह उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, नदियां बहुत ज्यादा है, तो इसलिए
जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। एशिया महासमुंद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा पाई जाती है। लोगों का जीवन स्तर निम्न प्रकार का है। शिक्षा का स्तर कमजोर है। प्रति व्यक्ति आय कम है। ये एशिया महासमुंद की प्रमुख समस्याएं हैं। उसके बाद है यूरोप महासमुंद। एशिया के बाद दूसरा नंबर यूरोप महासमुंद का आता है, जो जनसंख्या में एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। आकार के हिसाब से दूसरे स्थान पर अफ्रीका है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर यूरोप महासमुंद दूसरे स्थान पर है। यूरोप महासमुंद में जो जनसंख्या मुख्य रूप से पाई जाती है वह पश्चिमी यूरोप, मध्यवर्ती यूरोप में मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है। यूरोप महासमुंद दुनिया का सबसे विकसित महासमुंद है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। उसके साथ साथ यूरोप महासमुंद से बहुत से लोग प्रवास के द्वारा अमेरिकन महासमुंद में भी शामिल हो गए हैं। यूरोप महासमुंद में सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी यूरोप और मध्यवर्ती यूरोप में पाई जाती है। यूरोप महासमुंद में सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी यूरोप, मध्यवर्ती यूरोप में पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय उच्च है। यूरोपीय महासमुंद में जो मुख्य रूप से जनसंख्या निवास करती है वह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यूरोप महासमुंद में जो मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, उसमें भी जो मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है वह 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के मध्य जो एक कोयला पेटी है उसमें यूरोपीय महासमुंद की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा महासमुंद है जो आकार में दूसरे स्थान पर है, अफ्रीका महासमुंद। अफ्रीका महासमुंद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज्यादा है। अफ्रीका महासमुंद में जनसंख्या के आधार से दूसरे स्थान पर यह महासमुंद है। इसका 70% भाग मरुस्थलीय और रहने के अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है। 70% भाग या तो मरुस्थलीय है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण आज है जो अफ्रीका महाद्वीप में रहने के लिए 70% भाग उपयुक्त नहीं है।
केवल 30% भाग पर ही यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। चौथा महासमूह है अमेरिकन महासमूह। ये दुनिया का सबसे विकसित महासमूह है और सबसे नवीनतम महासमूह है। अमेरिकन महासमूह में जो मुख्य रूप से जनसंख्या निवास करती है वह उत्तरी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा। यहां पर जो झील क्षेत्र है वहां पर अमेरिकन महासमूह की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और अमेरिका महाद्वीप के मध्य से एक 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। अमेरिका महाद्वीप के मध्य से जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है उसके पूर्व में 80% जनसंख्या अमेरिकन महासमूह की इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में निवास करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी अमेरिका में जो रोकी पर्वत श्रृंखला है उसके कारण रहने के लिए जगह ज्यादा उपयुक्त नहीं है। जो भी मैदानी क्षेत्र है वह 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में ही है। इस तरह हमने देखा कि विश्व को 4 महासमूह बांटा गया है। एशिया महासमूह को 3 भागों में बांटा गया। पूर्वी एशिया, इसमें चीन, जापान और कोरिया का स्थान आता है। दक्षिण एशिया, इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये देश आते हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया ये देश इसमें आते हैं। दूसरा आता है यूरोप महासमूह। यूरोप महासमूह जो मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है वह पश्चिमी यूरोप और मध्यवर्ती यूरोप में पाई जाती है। यूरोप महाद्वीप उच्च जनसंख्या घनत्व होने के बाद भी सर्वाधिक विकसित महासमूह है। यूरोप महाद्वीप में जो मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है वह 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है, जो कि एक कोयला पेटी है। कोयला पेटी में यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा महासमूह है अफ्रीका महासमूह। अफ्रीका महासमूह का 70% भाग मरुस्थलीय या अति आर्द्र स्थान है जो रहने के लायक नहीं है। जो 30% भाग है, इस 30% भाग में ही अफ्रीका महासमूह की मुख्य जनसंख्या निवास करती है। चौथा स्थान आता है अमेरिकन महासमूह। अमेरिकन महासमूह में जो भी जनसंख्या आई वह यूरोपीय महासमूह से ही प्रवास के द्वारा अमेरिकन महासमूह का निर्माण हुआ है। इसलिए अमेरिकन महासमूह विश्व का नवीनतम महासमूह है। जो मुख्य रूप से जनसंख्या पाई जाती है उत्तरी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा में मुख्य रूप से अमेरिकन महासमूह की जनसंख्या पाई जाती है। देशांतर की बात करें तो अमेरिकन महासमूह की मुख्य रूप से जनसंख्या जो कि 80% से ज्यादा है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में पाई जाती है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व में आपको पहले बताया जा चुका है कि
1 वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनसे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। सबसे पहले गणितीय घनत्व निकालते हैं। गणितीय घनत्व, गणितीय घनत्व में जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जो कुल जनसंख्या है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो गणितीय घनत्व हमें प्राप्त हो जाता है। कुल क्षेत्रफल गणितीय घनत्व, गणितीय घनत्व में जनसंख्या उसमें कुल क्षेत्रफल किसी भी जगह का घनत्व प्राप्त करने के लिए उसकी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो गणितीय घनत्व में प्राप्त हो जाता है। दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व में जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग दे देते हैं तो हमें आर्थिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। तीसरा है कार्य घनत्व। कारिक घनत्व कृषि भूमि क्षेत्र। कार्य घनत्व प्राप्त करने के लिए जनसंख्या में जो कुल कृषि भूमि क्षेत्र है उसका भाग दे देते हैं। उसके बाद है कृषि घनत्व। कृषक जनसंख्या कृषक जनसंख्या में कृषि भूमि का क्षेत्रफल का भाग देते हैं। कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। उसके बाद है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व जनसंख्या भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। इसमें भोज्य
फसलों का क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। तो ये 5 प्रकार के घनत्वों में प्राप्त होते हैं। पहला है गणितीय घनत्व, जिसमें जो कुल जनसंख्या है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, इसलिए इससे हमें गणितीय घनत्व प्राप्त हो जाता है, जिसे हम जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में जनसंख्या में जो हमारे पास कुल संसाधन है उन कुल संसाधनों का जनसंख्या में भाग दे देते हैं, तो हमें आर्थिक घनत्व प्राप्त हो जाता है कि संसाधनों पर जनसंख्या का कितना दबाव है। उसके बाद है कार्य घनत्व। कार्य घनत्व में जनसंख्या में कृषि भूमि का क्षेत्रफल का भाग देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कृषि भूमि के क्षेत्रफल पर जनसंख्या का कितना दबाव है। कृषि घनत्व में हम जो कृषक जनसंख्या है उसमें कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, जिससे हमें कृषि भूमि क्षेत्रफल पर कृषकों की जनसंख्या का दबाव हमें पता चलता है। वैसे ही पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में जनसंख्या में जो भोज्य फसलों, जो खाने के योग्य फसल है, उनका भाग दे देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि भोज्य फसलों पर जनसंख्या का कितना दबाव है। ये 5 प्रकार के घनत्व हमें इससे प्राप्त होते हैं। अब विश्व में जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान रूप से पाया जाता है, चाहे वो महाद्वीपों की बात करें, चाहे हम देशों की बात करें। जैसे सिंगापुर में लगभग 7,800 व्यक्ति, सिंगापुर में लगभग 7,800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सिंगापुर में लगभग 7,800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि साइबेरिया, अलास्का, साइबेरिया हो गया, अलास्का हो गया, सहारा हो गया, यहां पर जो जनसंख्या है वह प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। तो ये जनसंख्या का असमान रूप से वितरण है। अब विश्व का जनसंख्या घनत्व। विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 है। विश्व में 47 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दो 2013 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जन घनत्व वाले देश, पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1088 व्यक्ति निवास करते हैं, 1088 व्यक्ति। दूसरा है दक्षिण कोरिया, जिसमें
506 व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरा है रवांडा, जहां पर 422 व्यक्ति निवास करते हैं। पांचवा है नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड, नीदरलैंड। चार सौ 5 व्यक्ति। तो ये 2013 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, ये वे देश हैं जहां पर विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया के ही देश बांग्लादेश में पाया जाता है, जो 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरा है दक्षिण कोरिया, जहां पर 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरा है रवांडा, जहां पर 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चौथा है नीदरलैंड, जहां पर 405 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद भारत का स्थान आता है, जिसमें 388 व्यक्ति, भारत में 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत भी विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में आता है। उसके बाद जनघनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। जनघनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। जनघनत्व की दृष्टि से विश्व का वर्गीकरण। पहला है अत्यधिक जनघनत्व के देश। अत्यधिक जनघनत्व के क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। इसमें 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते। वह जनघनत्व क्षेत्र जहां पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, अत्यधिक जनघनत्व के क्षेत्र आते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनघनत्व वाले देश, जहां पर 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वह अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। उनमें जो एशिया के आंतरिक भाग है वह देश आते हैं। उसके साथ साथ
अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, इसमें 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें दक्षिणी, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया वाले देश इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद तीसरा है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 10 से लेकर 100 व्यक्ति, 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इस सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र में घास के मैदान, चाहे वह एशिया के घास के मैदान हो, चाहे वह उत्तरी अमेरिका के हो, चाहे दक्षिण अमेरिका के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो भी घास के मैदान है, वहां पर सामान्य जनघनत्व पाया जाता है। चौथा है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जिनमें 1 से लेकर 10 व्यक्ति, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पांचवा है न्यून जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 1 से कम व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जिनको हमने विश्व के जनघनत्व में बांटा। ये 5 प्रकार से हैं। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, जिनमें 250 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 100 से लेकर 250 व्यक्ति के मध्य पाए जाते हैं, जिनमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया से शामिल होते हैं। तीसरा है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 10 से लेकर 100 व्यक्ति निवास करते हैं। चौथा है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 1 से लेकर 10 व्यक्ति निवास करते हैं। और पांचवा है न्यून जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 व्यक्ति से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं। ये विश्व के सर्वाधिक विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र है, जो मानव के अनुकूल नहीं होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।